My dear all student and viewers, welcome on my YouTube channel. आज मैं बीकॉम जनरल सेमेस्टर 3 का कॉर्पोरेट अकाउंटिंग बताने जा रहा हूँ। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग सबसे पहले यह जानना जरूरी है ये सब्जेक्ट जो है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग होता क्या है। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग इज जनरली यूज्ड बाय द कंपनी एंड कॉर्पोरेशन। पहले स्टूडेंट चूँकि पढ़ चुके होंगे, ये सेमेस्टर 3 का स्टूडेंट है कि अकाउंटिंग क्या है, तो अकाउंटिंग के बारे में पहले कल जान लिया जाए कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑल ट्रांजेक्शन। Accounting is an art of recording all transactions in which classifying, summarizing, analyzing, communicating the result also includes. Again repeat करता हूँ, Accounting is an art of recording all business transactions in which classifying, summarizing, analyzing, interpreting and communicating the result also includes. अकाउंटिंग लेखांकन एक कला है जिसके अंतर्गत व्यवसाय के समस्त दैनिक लेन देनों के लेखा करने, वर्गीकरण करने, विश्लेषण करने एवं उससे आवश्यक निष्कर्ष निकालने संबंधित समस्त क्रियाओं को शामिल किया जाता है। अब सवाल उठता है कॉर्पोरेट यानी कंपनी और कॉर्पोरेशन जनरली इस अकाउंटिंग का यूज करते हैं। तो कंप्लीट हुआ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग किसको कहा जाएगा। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग इज जनरली यूज्ड बाय द कंपनी और कॉर्पोरेशन। अब हम आगे बढ़ते हैं। चैप्टर है इशू ऑफ शेयर्स। इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स, अंशों का निर्गमन, अंशों का निर्गमन, अंशों का निर्गमन। अब सवाल यहाँ उठता है कि अंशों का निर्गमन क्यों किया जाता है, अंशों का निर्गमन क्यों किया जाता है और अंशों का निर्गमन किसके द्वारा किया जाता है, किस परिस्थिति में किया जाता है। इससे पहले यह जानना जरूरी होगा कि आखिर ये अंश होता क्या है, इसको क्यों निर्गमन किया जाता है, कौन निर्गमन करता है। इन सारी बातों को जानने के लिए पहले हमको चलना होगा बैक में। बैक में मतलब पहले बताया गया कि ये जो है कंपनी और कॉर्पोरेशन के द्वारा यूज किया जाता है। तो कंपनी, सबसे पहले ये जानेंगे कि कंपनी होता क्या है। साधारण बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं कि कंपनी व्यक्तियों का एक ऐच्छिक संगठन है। कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति होता है जिसका निर्माण विधान और कानून द्वारा होता है। अब आगे बढ़ते हैं इसी कड़ी में कि कंपनी की परिभाषा इंडियन कंपनीज एक्ट, पहले इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 एक्ट, बाद में इसका रिवाइज हो गया, रिवाइज कंपनीज एक्ट 2013। अब इस पर भी सवाल खड़ा होता है कि आज़ादी के बाद हमारे देश में देश की दशा दिशा सुधारने के लिए कंपनीज एक्ट 1956 बनाया गया और 1 अप्रैल 1956 को यानी इसकी पूरी कार्य प्रणाली और अधिकार दिया गया और ये शुरू हुआ। अब आगे बढ़ते हैं कि कंपनीज एक्ट 2013 क्या है। तो थोड़ा सा जानना जरूरी होगा कि कंपनीज एक्ट 2013 क्यों बनाया गया। इसका बनाने का मुख्य उद्देश्य था कि देश की अर्थव्यवस्था गड़बड़ कंडीशन में थी, देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए और देश को विकास की पथ पर ले जाने के लिए इसमें संशोधन किया गया और कंपनी एक्ट 2013 पारित किया गया। अब हम कंपनी की परिभाषा बताते हैं
कंपनीज एक्ट 2013 सब अंडर सेक्शन 220 के अनुसार कंपनी एक समावेशित संस्था है। कंपनी एक समावेशित संस्था है जिसका निर्माण विधान और कानून द्वारा होता है। पुनः हम कह सकते हैं कंपनी व्यक्तियों का एक ऐच्छिक संगठन है। कंपनी व्यक्तियों के एक ऐच्छिक संगठन है जिसका निर्माण किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है, जिसकी स्थापना किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। सवाल उठता है कि कंपनी, अब एक मैंने क्वेश्चन पहले खड़ा किया था कि इशू ऑफ शेयर्स, अंशों का निर्गमन किया जाता है, आखिर क्यों। अब सबसे पहले तो बताना होगा कि कंपनी किस तरह का विच कंपनी है राइट टू इशू ऑफ शेयर्स, यानी कैसी कंपनी है या कौन सी ऐसी कंपनी है जो अंशों का निर्गमन करने का अधिकार प्राप्त होता है। अब यहाँ पहुँचेंगे, बहुत ज़्यादा चूँकि थ्योरी में हम नहीं जा रहे हैं, चूँकि अकाउंट पढ़ाना है। एक कंपनी लॉ का चैप्टर है, उसमें विशेष रूप से दिया हुआ है, तो कंपनी लॉ ही बताएंगे तो उसमें डिटेल एक्सप्लेन कर देंगे। लेकिन इतना बताने जा रहे हैं कि कंपनी एक लिमिटेड कंपनी होता है, दूसरा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होता है। तो लिमिटेड कंपनी यानी वैसी कंपनी जिसका कि रजिस्ट्रेशन स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है या लिस्टेड होता है, उसे हम लिमिटेड कंपनी कहते हैं। और प्राइवेट लिमिटेड जिसका कि स्टॉक एक्सचेंज के यहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, केवल भारत सरकार के वित्त मंत्रालय से उसे आदेश प्राप्त होता है, उसके बाद वह अपना कार्य शुरू करता है। दूसरी ओर फिर चलते हैं हम लोग कि अंशों का निर्गमन का अधिकार केवल लिमिटेड कंपनी का होता है, यानी लिमिटेड कंपनी ही केवल अंशों का निर्गमन कर सकती है। अब फिर उसी कड़ी में क्वेश्चन है कि आखिर अंशों का निर्गमन क्यों किया जाता है। अंशों के निर्गमन का मुख्य उद्देश्य है कि जब कंपनी के पास व्यवसाय को चलाने के लिए पर्याप्त मात्रा में पूंजी नहीं होता है, तो वैसी स्थिति में कंपनी जनता के बीच अंशों का निर्गमन करके पूंजी प्राप्त करती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब एक व्यक्ति को पैसे की जरूरत होती है तो किसी से कर्ज लेता है, अगल बगल या रिश्तेदार से। ठीक उसी प्रकार कंपनी के पास जब पूंजी का अभाव होता है तो व्यवसाय को चलाने के लिए वो बैंक से ऋण लेती है या जनता के बीच अपने अंशों को बेचकर पूंजी प्राप्त करती है। यानी व्हेन अ कंपनी कलेक्ट द मनी फ्रॉम द पब्लिक आफ्टर इशू ऑफ शेयर, इट इज कॉल्ड शेयर कैपिटल। आगे मैं बढ़ गया, पहले बताना है कि इशू ऑफ शेयर यानी अंशों का निर्गमन का मुख्य उद्देश्य हुआ कि कंपनी के पास यानी व्हेन अ कंपनी हैव नॉट सफिशिएंट कैपिटल टू रन द बिजनेस प्रॉपर्ली एट द टाइम कंपनी इशू शेयर्स एंड कलेक्ट द मनी फ्रॉम द पब्लिक। आगे बढ़ते हैं, ये इशू ऑफ शेयर अंशों का निर्गमन क्यों किया जाता है, क्लियर हो गया कि अंशों के निर्गमन का मुख्य उद्देश्य है कि जब कंपनी के पास पैसा नहीं होता है तो वैसी स्थिति वह जनता से या जनता के बीच अंशों को बेचकर पैसा प्राप्त करती है। ठीक उसी प्रकार अगर सरकार को पैसे की जरूरत होती है, गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत होती है, आवश्यकता होती है, तो जनता के बीच बॉन्ड्स और सिक्योरिटी का निर्गमन करती है। अब आगे बढ़ते हैं, इसी कड़ी में इशू ऑफ शेयर्स बताने के लिए अब हम पहले तो कंपनी बता दिए, कंपनी किसको कहा जाता है। कंपनी एक बताया मैंने लिमिटेड कंपनी, दूसरा बताया पीवीटी एलटीडी। तो एलटीडी कंपनी लिमिटेड कंपनी जिसका कि स्टॉक एक्सचेंज के यहाँ अपना रजिस्ट्रेशन होता है, और पीवीटी लिमिटेड का इसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। अब आगे बढ़ते हैं, शेयर शेयर्स इसका हिंदी होता है अंश। पहले अंश की परिभाषा समझने का कोशिश करेंगे कि अंश होता क्या है। साधारण बोलचाल की भाषा में अंश से तात्पर्य या अभिप्राय हिस्सा से है या कंपनी की पूंजी में भाग से है। अब हम ये कह सकते हैं कि कंपनी, दूसरे शब्दों हम कह सकते हैं कंपनी अपनी पूंजी को जनता की सुविधा के दृष्टिकोण से कई छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर देती है। उस विभाजित टुकड़े को हम अंश कहते हैं। पुनः हम डिफाइन करते हैं, कंपनी इज ए पार्ट ऑफ
capitals. Share is a part of company's capital. When a company divided his share, when a company divided his shares in many small units, each unit is called shares. When a company divided his shares in many small units for to providing the facility to the public is called shares. जब कंपनी अपने अंशों को जनता की सुविधा के लिए कई छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं तो उसे हम अंश कहते हैं। जैसे सपोज किया जाए कि कंपनी के पास 1 लाख की पूंजी है, कैपिटल है 1 लाख, लेकिन कंपनी इसे यानी प्रति शेयर का दाम 10 रुपया रखती है तो हमारे पास 10,000 शेयर्स होता है। 10,000 शेयर यानी ये कंपनी की 10,000 शेयर्स कैपिटल हुआ। अंश क्लियर हो गया, अंश किसे कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं फिर कि अंश कितने प्रकार का होता है। अंश जनरली 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 हम लोग बोलते हैं इसको इक्विटी शेयर्स, और दूसरा को बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। ये होता है समता अंश, और इसको बोलते हैं हम लोग पूर्वाधिकार अंश। इससे पहले ये जानेंगे कि एनीबॉडी आस्क यू कि व्हाट इज इन शेयर्स कैपिटल अंश पूंजी किसे कहते हैं। जब कंपनी जनता के बीच अंशों को बेचकर जो पूंजी प्राप्त करती है उसे हम अंश पूंजी कहते हैं। अंश पूंजी का मतलब कंपनी की अपनी पूंजी नहीं है बल्कि जनता की पूंजी है, इसलिए इसको हम लोग अंश पूंजी कहते हैं। पूंजी का अगर केवल डिफिनीशन हो तो उसका देना हो तो पूंजी वह धनराशि है जो किसी भी कंपनी या व्यावसायिक संगठन द्वारा व्यवसाय को चलाने के लिए चल एवं अचल संपत्तियों को खरीदा जाता है, या व्यवसाय को चलाने के लिए कंपनी उसका उपयोग करती है। पूंजी वह धनराशि है जो व्यवसायिक संगठन द्वारा या कंपनी द्वारा व्यवसाय को चलाने के लिए प्रयोग करती है। शेयर कैपिटल का मतलब ही होता है अंश पूंजी। अंश पूंजी का मतलब होता है कि यह पूंजी कंपनी की नहीं बल्कि जनता की पूंजी है, इसलिए इसका नाम रखा गया है शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल को 2 भाग में बांट रहे हैं, एक इक्विटी शेयर कैपिटल, दूसरा है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। समतांश वैसे अंश को कहते हैं जिसे समतांश वैसे अंश को कहते हैं जिसके धारक को कंपनी का स्वामी या मालिक कहा जाता है। समतांशधारी कंपनी के मालिक या स्वामी कहे जाते हैं। इन्हें वोटिंग राइट का अधिकार होता है, इन्हें कंपनी के पूंजी में कंपनी के लाभ में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार होता है, लेकिन जब तक कंपनी का लिक्विडेशन नहीं होता तब तक वे पूंजी को अपने वापस नहीं ले सकते। पूर्वाधिकार वैसे अंश को कहते हैं जिसके धारक को पूंजी वाला लाभांश पाने का पहले अधिकार होता है, इसलिए इसे पूर्वाधिकार अंश कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं कि कैपिटल कितने तरह का होता है। काइंड्स ऑफ कैपिटल कैपिटल का कई प्रकार होगा। सबसे पहले होगा ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, पेड अप कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, अनकॉल्ड अप कैपिटल और रिजर्व कैपिटल। अलग अलग सभी को डिफाइन करेंगे, लेकिन वहां पहुंचने से पहले एक बार पुनः रिपीट करते हैं कि कंपनी का निर्माण क्यों होता है, या कंपनी का निर्माण, चूंकि थोड़ा सा बैक में जाना होगा। जैसे कि जानते हैं कि अगर हम सपोज करें कि इसकी जगह पर खड़ा है और इसके अगर तह तक बैक में जाते हैं तो पूरे उसकी वस्तु स्थिति का पता चल जाता है। कंपनी का निर्माण यानी आज़ादी के बाद बताया गया कि यानी कंपनीज एक्ट 1956 के तहत होता है और बाद में रिवाइज कंपनीज एक्ट 2013 लिया गया। लेकिन इसके पहले बहुत सारी कंपनियां हैं, रेलवे कंपनियां हैं जो 1853 बना,
या ईस्ट इंडिया कंपनी है, बहुत सारी कंपनियां हैं जो अंग्रेजों के समय ब्रिटिश काल के में ही इसकी स्थापना हुई थी। तो उस समय भाई सवाल उठता है कि कैसे कंपनी की स्थापना हुई थी। तो कंपनी की स्थापना का उस समय जो योजना थी, नंबर 1 पे था बाय रॉयल चार्टर, राजकीय संघ द्वारा, बाय द पार्लियामेंट, दूसरा संसद द्वारा, और तीसरा होता है कंपनीज एक्ट 1956। तो पहले जो कंपनी की स्थापना हुई, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी महारानी एलिजाबेथ यानी 1600 ईस्वी में 1853 में अंग्रेजों ने किया, तो वो बाय रॉयल चार्टर के द्वारा इस तरह की कंपनी की स्थापना होती थी। तो कंपनी का फॉर्मेशन के बारे में पता चल गया कि कंपनी का निर्माण कैसे होता है। कंपनी का निर्माण वर्तमान समय में कंपनी एक्ट 1956 और रिवाइज कंपनी एक्ट 2013 के तहत होता है। अब अंश की परिभाषा ही बता चुके हैं, अंश और क्लियर हो गया इक्विटी शेयर पूर्वाधिकार अंश। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कि कंपनी के फॉर्मेशन के लिए अब एक नियम और परिनियम की जरूरत थी। जैसा कि बताया गया कि कंपनी का निर्माण विधान और कानून द्वारा होता है। तो कंपनी की स्थापना से पहले ही दो तरह का एक एसोसिएशन, यानी एक होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और दूसरा होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। एक का बोलते हैं पार्षद सीमा नियम और दूसरा होता है पार्षद अंतर नियम। तो अंतर नियम जो कंपनी के इंटरनल रूल और रेगुलेशन को कंट्रोल और रेगुलेट करती है, पार्षद सीमा नियम बाहरी, यानी अंतर का मतलब हुआ उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर केवल जानेंगे उसकी सारी स्थिति और परिस्थिति, और पार्षद सीमा नियम का मतलब हुआ कि पब्लिक गवर्नमेंट की बाहर की सारी बातों की जानकारी मिलेगी। पार्षद सीमा नियम बाहरी रूल रेगुलेशन कंट्रोल और रेगुलेट करती है, और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इंटरनल रूल्स और रेगुलेशन को कंट्रोल एंड रेगुलेट करती है। अब आगे देखेंगे कि कुछ टॉपिक है, जैसे प्रोस्पेक्टस। अब कंपनी इशू करती है क्या अंश, तो सबसे पहले एक प्रोस्पेक्टस जारी करती है प्रविवरण। तो प्रविवरण एक ऐसा विवरण है जिसके अंतर्गत कंपनी के बारे में पूरा डिटेल वर्णन रहता है कि कंपनी कौन सी कंपनी है, किस तरह का बिजनेस करेगी, किस तरह का व्यवसाय करेगी, कंपनी कुल पूंजी कितनी होगी, कुल कितने उसके डायरेक्टर होंगे, बोर्ड ऑफ मेंबर कौन होंगे, सारा, और साथ साथ स्थान का डिटेल एक्सप्लेन रहता है। प्लस कंपनी की पूंजी कितने अंशों में विभाजित होगी, उस पूरे डिटेल वर्णन रहता है, इसलिए उसका नाम ही रखा गया है प्रविवरण। अब नेक्स्ट क्लास में डायरेक्ट हम लोग चूँकि यहाँ पूरे डिटेल समझा चुके हैं, कुछ क्वेश्चन हम बताएंगे और आगे बढ़ चूँकि आगे देखना है कम समय में इसको बताना है, क्योंकि एक तरह से रिवीजन है, पहले कुछ पढ़ाया गया है, अब आगे बताने जा रहे हैं। इसमें कॉल इन एरिया, कॉल इन एडवांस क्या होता है, अंशों का निर्माण बता चुके हैं। प्रोमोटर एक टॉपिक है, प्रोमोटर यानी प्रवर्तक, प्रवर्तक दोज पर्सन हो वर्किंग द डेवलपमेंट ऑफ द कंपनी, वह व्यक्ति जो कंपनी के विकास के लिए कार्य करता है उसे प्रमोटर कहते हैं। अब इस लेक्चर में यहीं इसको स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जर्नल एंट्री बनाने का रूल्स एंड रेगुलेशन बताया जाएगा। शेयर हो गया, डिटेल एक्सप्लेन कर दिए, कंपनी का फॉर्मेशन से लेकर के और अंश का निर्गमन क्यों किया जाता है। पुनः एक बार मैं रिपीट करता हूँ कि अंशों के निर्गमन का मुख्य उद्देश्य जब कंपनी के पास अपने व्यवसाय को चलाने के लिए पर्याप्त मात्रा में पूंजी नहीं रहता है, तो ऐसी स्थिति में कंपनी जनता के बीच अंशों को निर्गमन करके अब पूंजी प्राप्त करती है। अब सवाल उठता है कि कहीं क्वेश्चन ये भी खड़ा होता है कि कंपनी की स्थापना क्यों हुई, किस कारण से कंपनी का एस्टैब्लिशमेंट हुआ। थोड़ा और डीप में बैठ जाते हैं। एकाकी व्यापार के दोषों को दूर करने के लिए सहदारी व्यापार का जन्म हुआ। सहदारी व्यापार के दोषों को दूर करने के लिए कंपनी का स्थापना हुई। अब सवाल उठता है कि सहदारी व्यापार के दोष क्या। तो सहदारी व्यापार का सबसे बड़ा दोष है, दोष तो बहुत सारा है लेकिन एक लाइन बताता हूँ कि सहदारी व्यापार का दायित्व तो असीमित होता है, लिमिटेड लायबिलिटी होता है। जब कोई सहदार दिवालिया हो जाता है, पागल हो जाता है और किसी कारणवश वह
व्यापार से हट जाता है तो उसकी सारी क्षतिपूर्ति करने का जो बचे हुए साझेदार जिम्मेदार हो जाते हैं। लेकिन एक कंपनी, लिमिटेड कंपनी के अंतर्गत एक साझेदार का, एक अंशधारी का, साझेदार तो यहाँ होता ही नहीं, एक अंशधारी का दायित्व उतना ही होता है जितना कि उसके अंश तक सीमित है। जितना उसका अंश है उतना ही तक उसका दायित्व सीमित होता है। मैं आज इस लेक्चर को इन करता हूँ। और मेरे जो एक और बात कि जो इस सब्जेक्ट के स्टूडेंट होंगे ये इस लेक्चर और क्लास से लाभान्वित होंगे। सेमेस्टर 3 बीकॉम जनरल, साथ ही साथ सेमेस्टर 4 में ये आएगा सब्जेक्ट, इसलिए भी देख सकते हैं। दूसरा बीकॉम पार्ट 2 के भी स्टूडेंट के लिए यूजफुल होगा। और आगे पीजी में भी जो पढ़ते हैं कॉर्पोरेट फाइनेंशियल अकाउंटिंग, वो पीजी में भी चलता है, तो इससे लोगों को ज्ञान मिलेगा। दूसरी चीज़, मैं पढ़ाने का एक मेरा जो मकसद है कि डीप में जाने का हुआ कि इसके आधार पर वो नेट जेट तैयार करते हैं तो बहुत सारी चीज़ एक नंबर का इसमें टॉपिक मिल जाएगा। आज मैं यहीं पर अपनी स्पीच को इंड करता हूँ और सभी को, अपने जो भी व्यूअर्स पहले के हैं या जो नए स्टूडेंट होंगे, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू ऑल ऑफ दिस।